तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी के हवाले से। जी हां, आज दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रियासती हुकूमत की सरजनिश की और वहीं तशवीश का इजहार किया। बढ़ती आलूदगी पर अदालत ने हुकूमत की सरजनिश की। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली की हालत सबके सामने है, घरों में मास्क पहनना पड़ रहा है। अदालत ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए किए गए इकदामात के ताल्लुक से भी हुकूमत से दरियाफ्त किया। दिल्ली की सूरत हाल को फौरी काबू में करने के लिए अदालत ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो इमरजेंसी इकदाम के तौर पर 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाएं। अदालत ने मरकज और सभी रियासतों को आलूदगी कम करने के लिए किए जा रहे इकदाम के लिए बुलाई गई हंगामी मीटिंग में लिए गए फैसलों के ताल्लुक से जानकारी भी मांगी है। इस मामले पर अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से यह सवाल किया कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक चार्ट पेश किया गया और यह बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के इस बढ़ते हुए स्तर पर बेहद चिंता जाहिर की और यह कहा कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को अपने घरों में भी मास्क लगाकर बैठना पड़ रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है ऐसे ही किसानों पर पराली जलाने का एक मुद्दा और उन पर आरोप लगा दिया जाता है। सवाल यह है कि किसानों को फिलहाल आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसानों को मदद करने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी नसीहत दी केंद्र सरकार को कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि प्रदूषण पर रोकथाम करना बेहद जरूरी है तो वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि गाड़ियों पर भी लगाम लगाया जा सकता है, गाड़ियों पर भी ऑड और इवन जैसी स्थिति लागू की जा सकती है, जिससे अभी प्रदूषण के स्तर पर रोक लगाया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि जिस तरह प्रदूषण लगातार फैल रहा है, ऐसे में अभी जो हैं दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं और जो बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे सड़कों पर होते हैं, ऐसे में उनके फेफड़ों का हाल क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग करें, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि एकजुट खड़े होकर प्रदूषण से लड़ने का है। बहरहाल सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तब तक तमाम राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब सोमवार को सुनवाई करता है तो तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दलीलों से कितना संतुष्ट हो पाता है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को लेकर सरकार की सरजनिश की, तो उसी के नतीजे में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज हंगामी मीटिंग तलब की है। इसी मामले को लेकर वो इस मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में बढ़ती आलूदगी से निपटने पर गौर खौज किया जाएगा। मीटिंग में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, वजीर माहौलियात गोपाल राय, वजीर सेहत सत्येंद्र जैन समेत दीगर वुज़रा शिरकत करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। जी हां, इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और वहीं कई अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। टाटा सूमो गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आया, जिसमें जरूरत से ज्यादा अफराद सवार बताए जा रहे थे, जिसमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है और वहीं बताया जा रहा है कि 2 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं, जबकि 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। यह हादसा टाटा सूमो गाड़ी पलट जाने की वजह से पेश आया। बताया जा रहा है कि टाटा सूमो गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। पुलिस कंट्रोल रूम से टेलीफोन आया कि दिगडोल के पास जो है एक सूमो जो है वो सड़क से नीचे एक्सीडेंट हो गया है।
तो फ़ौरन से मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कॉल किया और उसने जो है 2 एम्बुलेंस जो है ऑन स्पॉट भेजी और अलॉन्ग विद टीम। तो इसमें देखा गया है कि जो हॉस्पिटल में इस वक्त है कि 14 जो है ये इंजर्ड यहाँ पहुँचाए गए, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है और 6 जो हैं वो आप रेफ़र कर रहे हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज। इसलिए इन सब 6 के 6 बंदों को जो है ये सीवियर हेड इंजरी है। तो इसमें ये जो मेटाडोर थी ये रामबन से भानाल जा रही थी, जो कुछ फेरी का काम करते हैं, और 5 जो है यहाँ के लोकल हैं। तो उसमें काफ़ी सारे जो हैं इंजर्ड हैं, तो 6 को हम रेफ़र कर रहे हैं। तो एक्सीडेंट के हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रामबन से। बिलाल, बताइएगा जो जख्मी इसमें शख्स हैं उन लोगों की क्या हालत बताई जा रही है, क्या सबको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया? देखिए साहिबा, ये हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मकाम पर डिगडोल के मकाम पर आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। जो गाड़ी JK03A 6391 थी पानीहाल की तरफ आ रही थी और समाधि मोड़ के करीब जो है ड्राइवर जो है गाड़ी पे कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें जो है सवार थे इनमें से 12 जो है जख्मी है और 2 की डेथ जो है वो कंफर्म है। जख्मियों की पहचान हुई है जमीला के तौर पे, जो 7 साल की लड़की है, नासिर खान है 19 साल की उम्र है, इकरा है 22 साल की है, आकिया 8 साल की है, आरा बानू जो है वो नील डॉक्टर फयाज अहमद है 4 साल की है, और सोएब खान है जो 18 साल का है। और उसमें 4 जो गैर रियासती मजदूर थे उनमें सोहिल खान है जो यूपी के थे, और मंजूर अहमद दूसरे जो शख्स है नील के रहने वाले हैं, वो भी जो ड्राइवर थे वो जख्मी हुए हैं। और उनमें खालिदा की जिनकी जो बच्चियां थी इस हादसे में आरिफ थे जो यूपी के रहने वाले थे, उनके साथ जो मजदूरी के सिलसिले में इस गाड़ी में सवार थे और उनके साथ भी। तो ये सब लोग जख्मी है। इनमें से जो 6 है, 6 में से 2 को मतलब जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, और जो 2 डेथ हुई है उनकी पहचान गुलजार सन ऑफ इरफान RO UP एज 19 साल और सन यूपी के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 24 से 25 साल है। तो 2 डेथ कंफर्म है और उसके अलावा हम देखेंगे 12 अपराध जो है वो जख्मी है। वहीं बिलाल बताइएगा कि क्योंकि गाड़ी में जरूरत से ज्यादा अफराद सवार थे, ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से ड्राइवर के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए साहिबा, ये एक बड़ा तशवीशनाक मरहला है कि इस हाईवे पे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। इस पर फिर ओवरलोड करना ये लोगों की जानों के साथ खेलने के बराबर है। इसमें जो जितनी भी एजेंसीज है उनको ये चेक करना चाहिए और ड्राइवर की भी जिम्मेदारी बनती है वो गाड़ी में उतने ही सवारी को वो चढ़ाए जो उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये ओवरलोड एक बहुत बड़ा संगीन मसला है कौमी शाहराह पर, जहाँ पे इतने हादसे होते हैं और इस तरह के हादसा पेश आते हैं। तो पुलिस ने भी मामला तो दर्ज कर दिया है, लेकिन आज के फैसले की बात और आज की हम बात करेंगे, हमेशा से ये मामूल बनता आ रहा है कि जो छोटी गाड़ी वाले हैं वो एक तो जल्दबाजी करते हैं और दूसरा ओवरलोड करते हैं, और जो कई बार इस तरह के हादसों का वजह बनती है और हादसों में हम कीमती जानें गंवा देते हैं। इसमें जो जिला पुलिस रामबन है, ट्रैफिक पुलिस है या RTO ऑफिस है, इनको मतलब सीरियसली इस इशू को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और ड्राइवर की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो इस तरह से ओवरलोड ना करे जो इन बड़े हादसा की वजह बनती है और जिनमें हम कीमती जानें गंवाते हैं। तो ये दिलखराश हादसा जो पेश आया उसमें ताज़ा इतला यही है कि 12 अफराद जख्मी हुई हैं, जिनमें 6 को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है और 2 अफराद की यहाँ पे मौत वाक़ई हुई है। बिल्कुल, ऐसे वाकयात को रोकने के लिए जरूरी है कि इंतजामिया इन मामलों का नोटिस ले और इन मामलों को लेकर तमाम तर गाइडलाइंस बनाए जाए। बिलाल, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तिरुपुरा तशद्दुद मामले और पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के मुतादिद इलाकों में बंद की कॉल दी गई थी। हालांकि सुबह से ही बंद पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन दोपहर बाद कुछ तोड़फोड़ की वारदात पेश आई। गुज़िश्ता रोज के वाकये को लेकर आज बीजेपी की जानिब से शहर बंद का ऐलान किया गया था। इस दौरान बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसको लेकर शहर में तनाव का माहौल है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह तोड़फोड़ के वाकयात सामने देखे जा सकते हैं। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे कमर काजी इस वक्त अमरावती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर काजी, बताइएगा, जब कल ऑलरेडी जो वाकयात पेश आए थे उसके बाद इंतजामिया ने आज
क्यों ये नोटिस नहीं लिया, क्यों फिर दोबारा से बीजेपी की तरफ से एहतजाज किया गया और तोड़फोड़ के वाकयात सामने आए? देखिए साहिबा, मैं आपको बताता चलूं कि कल जो बाद नमाज जुमा त्रिपुरा फसादात को लेकर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई थी, जिस पर ऐसा कुछ पता चला था कि कुछ लोगों ने जो है रैली पर पथराव किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पथराव किया गया और जो है कुछ दुकानें में तोड़फोड़ की गई। उसके एहतजाज में आज जो है बीजेपी लीडरान ने मुत्तहिद होकर जो है आज बंद का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद में देखते ही देखते एक हुजूम सा जो है शहर के अहम चौक चौराहे पर मुख्तलिफ शरपसंदों या का जमा हो गया और उन्होंने दुकानों पर तोड़फोड़ की और जो है हालांकि इंतजामिया ने चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती कर रखी थी, उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। बिल्कुल, तो कई मकामात पर तोड़फोड़ की गई है। वहीं जो कल तोड़फोड़ के वाकयात आए थे, वहीं बीजेपी की तरफ से राम कदम ने रियासती हुकूमत को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। ये तो मामला बीजेपी और शिवसेना को हमेशा टारगेट करते आ रही है बीजेपी, तो वो उस बिना पर इसको टारगेट किया गया हो, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह के वाकयात पहले कभी देखने को नहीं मिले। जो तनाव आज यहाँ पर शहर में देखने को मिल रहा है, मुख्तलिफ मुकदमात पर अलग अलग सिर्फ से जो है पत्थरबाजी की जा रही है। एक जगह जो है पुलिस पर भी पथराव किया गया, कहीं पर सहाफियों पर भी जो है तो पथराव किया गया। इस तरह के वाकयात अलग अलग इलाके से सामने आ रही है। और वहीं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर? क्या अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं? नहीं, अभी भी हालात पूरे तनाव से भरे हुए हैं और हालांकि पुलिस जगह जगह पर तैनात है। जो है कुछ इलाकों में जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर जो है दो अलग अलग तरफ से पथराव किया जा रहा है और पुलिस जो है हालांकि इंतजामिया ने पूरे जो अलग अलग जगह से पुलिस जो स्पेशल पुलिस होती है एसआरपी और एसआरपीएफ और वगैरह सभी तमाम जो पुलिस के महकमे हैं वो सब एक जगह यहाँ पर जगह जगह उनकी तैनाती की गई है। लेकिन जहाँ छोटे छोटे जो इलाके हैं वहां पर इस तरह के वाकयात आ रहे हैं जहाँ पुलिस जल्द ही पहुंचकर जो है हालात काबू में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कमर ये भी बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था, तो क्या जो दुकानदार हैं उनकी भी हिमायत हासिल है? जी, बीजेपी लीडर जो है यहाँ पर जो एक वजीर है साबिक मरीन पोटे, उन्होंने कल जो है सोशल मीडिया के जरिए से ऐलान किया था कि कल उनकी जो है मुख्तलिफ मतलब तिजारती जो तंजीमें हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने कल बैन का ऐलान उनसे मिलकर बातचीत करके ही इस बैन का ऐलान किया है, ऐसा उन्होंने कहा था, जिसको लेकर आज जो है मुख्तलिफ तंजीमें जो है सड़कों पर उतर आई और जो है उन्होंने अलग अलग तरह के नारे लगाकर जो है दुकानों में तोड़फोड़ की, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हो और सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस आज खूब वायरल हो रहे हैं। तो हालात काबू से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। काजी, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। आपको बताएं कि वाराणसी में अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आपको बता दें कि कन्वेंशन से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आजादी की जंग में हिंदी के किरदार को उजागर किया। अमित शाह ने कहा कि हमें राजभाषा को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदी या किसी दीगर जबान में इख्तिलाफ नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई में स्वदेशी और स्वभाषा इसका मूल बना। आपने देखा होगा यह अखिल भारतीय लड़ाई एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ गया और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर भारत स्वाधीन हुआ। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए जिस
भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग की है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है, और सखियों के बीच में कभी अंतर्विरोध नहीं। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला ब्रांड अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में अपना पैगाम पहुंचाया है और किस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने एड्स के जरिए अमूल ब्रांड ने मैसेज पहुंचाया है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। सीबीआई में 2018 में बड़ा विवाद हुआ जब 2 बड़े अधिकारी आमने सामने आ गए। अक्टूबर 2018 में सीबीआई ने अपने स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। अमूल ने विज्ञापन में लिखा, सीबीआई कांट सी आई टू आई, यानी 2 अफसर एक दूसरे के खिलाफ हैं। विज्ञापन में तोते की तस्वीर शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान की पैरा 14 ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 साल की उम्र में ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बने रहना है या नहीं। पाकिस्तानी फौज के नारवा सुलूक के बाद उन्होंने फौज छोड़ने और हिंदुस्तान की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ और काजी सज्जाद अली की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शकरगढ़ की लड़ाई में शिकस्त फाश्त दी थी और अब 50 साल बाद कर्नल काजी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 14 पारा ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 साल की उम्र में इस बात को सोचने को मजबूर हो गए कि क्या उन्हें पाकिस्तानी सेना में बने रहना चाहिए या नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, पाकिस्तानी फौज के जुल्म की दास्तानों ने सज्जाद अली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें पाकिस्तानी फौज को छोड़ भारत की मदद करने का अज़्म किया। उनकी मदद से भारत ने पाकिस्तान को शकरगढ़ की लड़ाई में बुरी तरह पछाड़ दिया। 50 साल बाद कर्नल काजी सज्जाद अली को सदर जमहूरिया ने पद्मश्री एजाज से नवाजा है। I came to know the details of the genocide which was being happening. So tragedy of Hamlet came into my mind. To be or not to be, to do or not to do. I decided I will do. I decided that I will not stay with them. I decided I will desert from the post of duty and go and join Mukti Bahini. I can contribute a lot. मार्च 1971 में जूतों में नक्शे और दस्तावेज छुपाए 20 साल के जवान अफसर सियालकोट के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए ताकि वो खुद को हिरासत के लिए पेश करें। पाकिस्तानी सेना की जानकारी, स्केच, कोऑर्डिनेट समेत सारी जानकारी लिए वो सियालकोट के रास्ते दाखिल हुए। जेब में 20 रुपए और पाकिस्तान का पहचान पत्र लिए सज्जाद अली जब भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे तब पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने भी गोलीबारी की। तब सज्जाद अली ने एक नाले में कूदकर जान बचाई थी। I had one boot, one trouser, one shirt. Inside the boot, on the layers after layer, all the informations I have, sketches, drawings, coordinates,
and 20 rupees in the pocket of mine with a Pakistani identity card. When I crossed over, I had a very long journey actually. At some point near the border, I was fired upon. That was in the early evening time. It was not fully dark, but I ducked myself. I went into a nala and I saved myself. I didn't go up to the BSF in the border because there was a rumor in the Pakistan circle that BSF and the Jhelum Rangers of Pakistan, they are friendly. They might hand me over. I don't know what is going on. I didn't take a chance. I went deep into the Jammu Kashmir border areas, walked days and nights. Then I was apprehended by Central Reserve Police. I was taken to their camp, from there handed over to the military. जैसे ही सज्जाद अली ने पाकिस्तानी फौज की तैनाती से जुड़े कागजात सामने रखे, भारतीय अफसरान के समझ में आ गया कि सज्जाद अली का मकसद क्या था। बाद में उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, जहां सफदरजंग एन्क्लेव में वो कई महीनों तक मुख्तलिफ एजेंसियों के अफसरान से बातचीत करते रहे। कर्नल सज्जाद बाद में एक आला बांग्लादेशी फौज के अफसर बने। आइए सुनते हैं कर्नल सज्जाद अली जिन्नाह के ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं। Jinnah made 3 promises, major promises. Number 1, I will give you democracy, I will give you equal rights, I'll give you solvency. So people of Bengal trusted on Jinnah. He was a prolific speaker. Give the credit to the devil. He was a liar but prolific speaker. And people trusted in him. But then he didn't give us democracy. He didn't give us equal rights. He didn't give us economic solvency. I always say, within 23 years, Jinnah's Pakistan became a Kabristan for us. भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कर्नल सज्जाद अली कहते हैं कि भारतीय फौज ने कभी सरेंडर नहीं किया। 1971 की लड़ाई हारने के बाद 93,000 पाकिस्तानी फौज की जान भारत ने बचाई, लेकिन पाकिस्तान को इसका एहसास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।